अस्सलाम वालेकुम। आज हमने फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखनी है कार्बोहाइड्रेट्स की। तो हम ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री उसकी जो ज्योमेट्री होती है उससे रिलेटेड है। ठीक है कि उसमें हम मालिक्यूल्स की ज्योमेट्री को स्टडी करेंगे। तो वो कंपाउंड्स जिनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है सेम होता है, लेकिन वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंट होते हैं। जैसे कि डी और एल ग्लूकोज होता है। अब ये डी और एल ग्लूकोज आपस में इनेंशियोमर्स हैं। जो पेनेंटिमेट कार्बन होता है, मैक्सिमम नंबर पे जो कायरल कार्बन एटम होता है, कायरल कार्बन एटम क्या होता है जिसके साथ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होती हैं। ये सारी चीज़ें आगे मैं आपको मिसालों के साथ इन डिटेल बताती हूँ। पहले जो है वो क्या कहते हैं, एक लिहाज से ओवरव्यू जो है हम प्रॉपर्टीज़ का ले लें, और इसके अलावा यानी कि फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी जो है स्टडी करेंगे। तो स्टीरियो केमिस्ट्री हम देखेंगे जिसमें हम इनेंशियोमर्स देखेंगे डी और एल, जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला तो सेम होगा लेकिन कॉन्फ़िगरेशन जो है उनकी डिफरेंट होगी। तो इस वजह से उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी डिफरेंट होंगी। अच्छा, एक चीज़ बताएं कि नेचर में कौन सा ज़्यादा जो है पाया जाता है, डी वाला पाया जाता है या फिर एल वाला पाया जाता है? तो नेचर में जो ज़्यादा ग्लूकोज पाया जाता है वो हमारे पास डी वाला होता है। नेक्स्ट हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी देखनी है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब है कि वो लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट कराती है। अगर वो यानी कि वो मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी कि जो एक ही डायरेक्शन में है उसे अगर वो राइट साइड पे रोटेट कराएगा तो वो पॉजिटिव होगा या फिर एल होगा, लेफ्ट साइड पे रोटेट कराएगा तो नेगेटिव होगा या एल होगा। इसकी भी बहुत सारी मिसालें विद एक्सप्लेनेशन जो है हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है डायास्टीरियोमर। अब विदाउट अरेंजमेंट कॉन्फ़िगरेशन जो है चेंज हुई है C2 पर, C3 पर, C4 पर, जिस तरह से मैनोस का और गैलेक्टोज का आपस में होता है। तो मैनोस जो है इसे अगर हम ग्लूकोज के एतबार से देखें तो कार्बन नंबर 2 उसका एपिमर है, और गैलेक्टोज को देखें तो वो ग्लूकोज का C4 एपिमर है। लेकिन ये मैनोस और गैलेक्टोज आपस में जो है डायास्टीरियोमर होते हैं। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी जो है हम आगे एग्जाम्पल के साथ इनके स्ट्रक्चर्स के साथ देखते हैं। और नेक्स्ट एनोमर्स का देखना है। जो एनोमेरिक कार्बन होता है, कार्बोनाइल ग्रुप होता है ना, CHO लगा होता है ग्लूकोज पे, कीटोन लगा होता है C डबल बॉन्ड O, और इर्द गिर्द जो है उसके RR ग्रुप लगे हुए होते हैं। तो जब उसकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी तो वो जो है हमारे पास एनोमर्स होंगे। जैसे कि अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज, जब OH ऊपर की तरफ होगा तो बीटा, नीचे की तरफ होगा तो अल्फा। ठीक है, तो ये भी जो है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, अब एनोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज आपस में डिफरेंट होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि उनकी म्यूटा रोटेशन हम कहते हैं कि एक खास डायरेक्शन में पहले वो रोटेट करता है फिर इक्विलिब्रियम में आ जाता है, तो वो डिफरेंट होगा। इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है डिफरेंट होंगे। तो एनिमर्स की भी एग्जांपल्स विद अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन जो है हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमने केमिकल प्रॉपर्टीज जो है इसमें यानी कि तकरीबन कार्बोहाइड्रेट्स पूरे के पूरे की स्टडी जो है आ जाती है। मॉलिश टेस्ट आ जाता है। मॉलिश टेस्ट क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स को बाकियों से डिफरेंशिएट करेगा। अगर पर्पल रिंग बन गया है तो हम कहेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट है, और अगर वो पर्पल रिंग जो है नहीं बना है तो हम कहेंगे कि नहीं, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये या तो प्रोटीन है या लिपिड है या विटामिन समथिंग एल्स। नेक्स्ट जो है हम फेलिन टेस्ट देखेंगे, टोलन टेस्ट देखेंगे, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को आपस में डिफरेंशिएट करेगा, यानी कि बताएगा कि ये रिड्यूसिंग है। जो ये टेस्ट देंगे वो रिड्यूसिंग होंगे यानी कि मोनोसेक्राइड होंगे, जो नहीं देंगे वो नॉन रिड्यूसिंग होंगे। और फिर इनकी हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन वो भी टेस्ट के थ्रू देखेंगे। अब जो ये यानी कि मिसाल के तौर पर मॉलिश का आप रिएजेंट इसके अंदर डालते हो, ये आगे मैं आपको सारी इनकी इक्वेशंस सब कुछ इन डिटेल एक्सप्लेनेशन दिखाती हूँ, अभी समझ लें। तो ये क्या करेगा, खुद तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, लेकिन जो इसे गेन कर रहा होगा वो तो यानी कि रिड्यूस हो रहा होगा ना। तो ये रिड्यूस करने वाले एजेंट्स होते हैं। तो ये दूसरों को रिड्यूस कर रहे होती हैं, इनकी खुद की ऑक्सीडेशन हो रही होती है, और ये इनका टेस्ट देने का जो है तरीका है। अब नेक्स्ट जो है अब नेक्स्ट जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं इनका ओवरव्यू तो हमने एक लिहाज से देख लिया है। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो अब तक मैंने जो बताई है आप वो लिखो, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आगे जो मैं बता रही हूँ वो सारा का सारा आपने समझना है। और उससे जो मैं मेन बातें बताऊंगी वो सारे आपने लिखनी होंगी। जैसे कि मैं टेस्ट का बताऊंगी तो वो आपने लिखने होंगे। आगे मैं जो है आपको रिंग के स्ट्रक्चर वगैरह जो है ड्रा करवाऊंगी, तो वो रिंग के स्ट्रक्चर अभी जो मैंने आपको ओवरव्यू में प्रॉपर्टीज बताई उसके नीचे आपने वो मेंशन करने होंगे।
ठीक है, जैसे कि ये है ना, ये मैं आपको अब समझाऊंगी कि रिंग कैसे बनाते हैं। तो ये एवं ही नहीं जाना आपने, मैंने आपको ये जो प्रॉपर्टी बताई है अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज की, ठीक है, किसके नीचे बताइए, एनोमर्स के नीचे। तो वहां आपने ये रिंग जो है ड्रा करना होगा कि ये अल्फा वाला है, ये बीटा वाला है। ये ग्लूकोज का रिंग बना हुआ है। अब देखें, अब इन दोनों में OH ऊपर की तरफ लगा हुआ है तो ये बीटा है, ठीक है। और जब OH नीचे की तरफ होगा तो वो अल्फा होगा। अभी जो फिर मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई अल्फा बीटा वाली, वो आपने उसके नीचे ये मेंशन करना होगा स्ट्रक्चर ड्रा करके। और बाकी जो ये टेस्ट हैं, ये आपने केमिकल प्रॉपर्टीज के नीचे ये सारे टेस्ट जो हैं आपने लिखने होंगे। और इसके अलावा आपने प्रॉपर्टीज में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में भी कुछ ना कुछ बताना होगा। अब जो हम टेस्ट पढ़ेंगे ना, यानी कि मोनोसेक्राइड को डाइसेक्राइड से डिफरेंशिएट करना है, तो पता होना चाहिए कि मोनोसेक्राइड होते क्या हैं, डाइसेक्राइड होते क्या हैं, ताकि अगर लॉन्ग शॉर्ट के अलावा MCQs भी प्रॉपर्टीज से पूछ लिए जाते हैं तो वो आपको आते हों। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आए थे वो जा सकते हैं, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आए हैं, इन डिटेल स्टडी करने, MCQ सब कुछ करने आए हैं, तो वो आगे भी वीडियो को सुने, ठीक है। और जो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जो है लाजमी करें, शॉर्ट वाले भी लाजमी करें। और आगे ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि अगर शॉर्ट वाले भी अगर सारी वीडियो देख लेते हैं तो इसके बाद उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर किसी भी चैनल पे कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, ना डेफिनेशन की, ना क्लासिफिकेशन की, ना रिंग बनाने की, कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा। सब कुछ जो है मैं आगे बता रही हूँ। तो शॉर्ट क्वेश्चन वालों को अल्लाह हाफिज, लेकिन जो लॉन्ग वाले हैं, इन डिटेल सही अच्छी स्टडी करने वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं, तो उन्हें जो है वेलकम। आइए हम स्टार्ट करते हैं। और दूसरा जो शॉर्ट वाले हैं ना, वो भी ऐसे ही ना जाएं, वो एग्जांपल्स लेकर जाएंगे। वो आगे वीडियो को रोक रोक के जो मैंने टेस्ट वगैरह के स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, जो अल्फा बीटा डी ग्लूकोज और ये सब बताया हुआ है, वो स्ट्रक्चर नोट करके जाएं। लेकिन लॉन्ग वाले साथ साथ सारी वीडियो को सुने भी सही। कि साइक्लिक स्ट्रक्चर को ड्रा कैसे करते हैं ये भी देखेंगे, और साथ ही डिफरेंट टेस्ट भी देखेंगे जिससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को बाकी से और कार्बोहाइड्रेट्स को आपस में भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं, नाम से जाहिर हो रहा है बायो, यानी कि जानदारों के अंदर जो पाए जाते हैं। मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स का कॉम्बो होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स मिलकर मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स बनाती हैं, जिस तरह से वाटर एक जो है मॉलिक्यूल है, वाटर भी बायोमॉलिक्यूल है। लेकिन ये जो कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, इन्हें हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन क्यों कहा गया? क्योंकि कहा जाता है कि इनके अंदर जो कार्बन की तादाद होती है ना, वो बिल्कुल वैसे ही होती है जिस तरह से पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब कि एटम्स जुड़े हुए होते हैं। तो इनका जो जनरल फार्मूला है वो भी यही है, CnH2OM, ठीक है। तो इसलिए इन्हें हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। अब इनकी केमिस्ट्री में हम डेफिनेशन देखें तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी यानी एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सल ग्रुप जो कि OH होता है, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी यानी कि एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सल ग्रुप होंगे, और अल्डेहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। अल्डेहाइड होगा तो हम उसे ग्लूकोज कह देंगे, कीटोन होगा तो उसे हम फ्रक्टोज कह देंगे। अब सबसे पहले जो है इनका जो मेन फेनोमिना है कि CO2 और H2O पानी लाइट की मौजूदगी में मिलेंगे, फोटोसिंथेसिस होगी और हमारे पास ग्लूकोज जो है बन जाएगी। फिर उसी ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है जिसे आप रिस्पायरेशन भी कहते हो, तो फिर एनर्जी मिलती है। लेकिन बाज़-औक़ात यही ग्लूकोज उसी जानदार के अंदर मिलकर जो है कुछ पॉलीमर्स बना देती है, जैसे कि स्टार्च बनाती है, सेलुलोज बनाती है। अब पौधों के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर होते हैं वो किस शक्ल में स्टोर होती हैं? वो स्टार्च की शक्ल में स्टोर होती हैं, जिसमें से फिर कुछ वाटर सॉल्युबल होंगे, कुछ वाटर इनसॉल्युबल होंगे, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, उसका हम आगे देखते हैं विद स्ट्रक्चर। और एनिमल्स में ये स्टोर होती है, जैसा कि गोट है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है ये स्टोर होती है। और कार्बोहाइड्रेट्स पाया किस किस चीज़ में जाता है? राइस में होता है, जैसा कि बिरयानी में पाया जाता है। ये जो डिफरेंट आप कॉर्न्स, फ्लैक्स वगैरह खाते हो, मिल्क में ऐड करके उसमें पाया जाता है। शुगर प्योर फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स की, बनाना में होता है। और प्लांट्स में सेलुलोज की शक्ल में 50% तकरीबन अर्थ की क्रस्ट का ये जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये बना रहे हैं। अब नेक्स्ट इनकी हमने क्लासिफिकेशन देखनी है। सबसे पहले है मोनोसैकराइड। सैकराइड का लफ्ज़ सैकरोन से निकला है। सैकरोन का मतलब है शुगर, यानी कि जिसके अंदर एक शुगर यूनिट होगा वो सिंपल शुगर्स होंगे। उन्हें मजीद सिंपल शुगर्स में जो है हम डिवाइड नहीं कर सकते। ये एग्जांपल्स हम बाद में देखेंगे, पहले हम मोनोसैकराइड की डेफिनेशन देखते हैं कि इन्हें जो है आप फर्दर सिंपल शुगर्स में हाइड्रोलाइज यानी कि पानी की मौजूदगी में तोड़ नहीं सकते, और ये रिड्यूसिंग होते हैं। रिड्यूसिंग का क्या मतलब है कि खुद की ऑक्सीडेशन होगी यानी कि इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे लेकिन दूसरों को रिड्यूस
कर देंगे। और यही हमारे पास बेसिकली टेस्ट हैं। जब ये ब्रोमीन को रिड्यूस करेंगे तो वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, ठीक है। हाइड्राजीन को करेंगे तो वो ओसाजोन टेस्ट होगा, तो वो टेस्ट हम लास्ट पर देखेंगे। तो सबसे पहले ये कि ये सिंपल शुगर्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर कोई और सेक्रोन नहीं जुड़ा होता, ये सिंगल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। जैसे कि सिंपलेस्ट जो है वो 1,3 डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, फ्रक्टोज है, ठीक है। और फिर फर्दर हम देखें तो डी ग्लाइसरल्डिहाइड है। फिर उसमें उसकी दो ब्रांचेस हैं, एक डी एरिथ्रोस और डी थ्रायोस, जिसमें दो ग्रुप्स अपोजिट साइड पर हैं, दो कार्बन्स पे, ठीक है। कार्बन नंबर 2 और 3 पे मिसाल के तौर पर तो वो थ्रियोज होगा। जब दोनों ग्रुप जैसा कि OH देखिए एक ही साइड पर लगे हैं तो वो एरिथ्रोस है। फिर इसकी फर्दर ब्रांचेस हैं, जब 5 कार्बन वाला होगा तो राइबोस होगा, 6 कार्बन वाला होगा तो वो ग्लूकोज होगा। फिर ग्लूकोज का जब C2 एपीमर, यानी कि जब आप कॉन्फ़िगरेशन को कार्बन नंबर 2 पे चेंज कर देंगे जो कि ग्लूकोज से है तो मैनोस बन जाएगा। और जब कार्बन नंबर 4 पे आप चेंज करते हो 1 2 3 4 तो वो ग्लैक्टोस बन जाएगा। और बाकी भी स्ट्रक्चर वीडियो को रोक के जो है आपने ये ड्रा कर लेने हैं। अगर सारे नहीं भी करने तो ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का, ग्लाइसरल्डिहाइड का, 1,3 डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का, मैनोस का और ग्लैक्टोज का लाजमी करें और राइबोस का भी लाजमी करें। बाकी जो इन डिटेल स्टडी करना चाहते हैं वो कर लें, नहीं तो रहने दें। लेकिन ये वाले जो हैं जो मैंने बताए हैं ये बहुत अहम बायोमॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर हैं, तो ये आपने लाजमी ड्रा करने हैं ताकि अगर एग्जाम में आए तो आपको आते हों। अब अराबिनोज जो है एपीमर है। एपीमर वो होता है जिसमें सिर्फ किसी एक कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो चेंज होती है। तो जो अराबिनोज है वो C2 एपीमर है राइबोस का। जब ये एनोमर्स होते हैं कि जब एनोमेरिक कार्बन जो कि फर्स्ट कार्बन है उस पर अगर कॉन्फ़िगरेशन जो है चेंज है तो फिर उसमें अगर OH ऊपर आ रहा है तो वो बीटा होगा, OH नीचे आ रहा है तो वो अल्फा होगा। ये एनोमर्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री अगर हम देखें तो इनेंशियोमर जैसा कि D और L, ठीक है। जब राइट साइड पर होंगे तो ये D होंगे। खास तौर पे आपने इसमें पिनल्टीमेट कार्बन देखना है, यानी कि मैक्सिमम नंबर पे जो कायरल कार्बन एटम है, जैसे कि 5 कायरल कार्बन कौन सा होता है जिस पे मुख्तलिफ 4 ग्रुप्स अटैच होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, 4 हैं, लेकिन आपने मैक्सिमम नंबर वाला जो है 4 से भी बल्कि यहाँ पर ज़्यादा है, 5 बनते हैं। मैक्सिमम नंबर वाला कायरल कार्बन एटम देखना है जो कि 5th बन रहा है, ठीक है। तो ये D है और फिर इसी पे कॉन्फ़िगरेशन आप चेंज करते हो तो फिर ये L बन जाएगा। लेकिन इनेंशियोमर्स में आपने सारे ग्रुप्स की चेंज करनी है। मेन देखते पेनल्टीमेट कार्बन का है लेकिन आपने चेंज सब की करनी है, तो ये इनेंशियोमर है। और जब बगैर किसी अरेंजमेंट के कोई 1-2 कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देती हैं तो वो डायोस्टीरियोमर होती हैं, जैसे कि D ग्लूकोज है और D एल्ट्रोज है। अच्छा, अब एक और बात मैंने आपको बतानी है कि ये जो हम D कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि जो लाइट को रोटेट कर सकता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को यानी कि रोटेट कर सकता है, पोलराइज्ड यानी कि जो एक ही डायरेक्शन में हो राइट साइड पर, लेकिन ये एक सही कन्वेंशन नहीं है। सही कन्वेंशन ये है कि इसकी बुनियाद जो रखी गई ना वो ये D ग्लाइसरल्डिहाइड की बेस पे रखी गई है। जिस तरह से अभी प्रोटीन की वीडियो होगी तो उसमें हम देखेंगे कि सारे जो नेचर में पाई जाती हैं वो L अमाइनो एसिड होती हैं, तो उसकी बुनियाद D ग्लाइसरल्डिहाइड को देखकर जो है रखी गई कि उसमें OH ग्रुप लेफ्ट पर होता है, तो यहाँ पे जो अमाइनो ग्रुप NH2 है वो लेफ्ट पे होना चाहिए। लेकिन नेचर में जो कुदरती तौर पे जो ग्लूकोज का अगर हम देखें पाया जाता है तो वो D वाला ज़्यादा पाया जाता है और उसकी बुनियाद D ग्लाइसरल्डिहाइड पे, इसलिए ये सारी ब्रांचिंग यहाँ पे मेन D ग्लाइसरल्डिहाइड से जो है शो की गई है। जिस तरह से एनिमल्स में हम देखते हैं किंगडम मोनेरा स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि ये सारा कुछ जो है हमारे पास वो, तो उसमें हम यही देखते हैं कि ज़िंदगी की जो इब्तदा हुई है ना वो प्रोकैरियोट से हुई है। प्रोकैरियोट यानी कि जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। आती है पिक्चर इमेजेस दिखा रही हूँ तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स की ये इमेज जो है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बनाना, शुगर, ट्री, ये पहले भी मैंने आपको दिखाई, अगेन दिखा रही हूँ। इसे माइंड में रखना जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम डाइट करते हैं वो कहते हैं ना कि जब डाइट करनी हो तो आप लो कार्ब्स लो, प्रोटीन से जो है अवॉइड ज़्यादा ना करो। प्रोटीन ज़्यादा लो, कार्ब्स जो है आपको लो लेनी चाहिए। और कार्ब्स की इतनी ज़्यादा एडिक्शन भी नहीं होनी चाहिए। फिर इस पर वीडियोस बनी हुई है कि कार्ब्स की एडिक्शन हो गई है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा शुगर लेने की एडिक्शन हो जाती है, कुछ को चावल ज़्यादा खाने की, तो उस पर आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो। तो कार्ब्स कम लेंगे, प्रोटीन ज़्यादा लेंगे, आपको भूख कम लगेगी, भूख कम लगेगी तो आप कम खाएंगे तो आप कम जो है फैटी होंगे, कम ओबीस होंगे, ओबेसिटी कम, मोटापा कम होगा। लेकिन एक और बात कि बिल्कुल भी कार्ब्स को यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का ये निकनेम है अपनी डाइट से कट आउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे मसल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो एक डाइट चार्ट होता है, उसे फॉलो करते हुए जो है हमें ये इनटेक करना चाहिए। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो कि देनी लाजमी थी, क्योंकि जो चीज़ हम स्टडी कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि डेली लाइफ में इसका हमारा क्या इस्तेमाल है, किस तरह से ये हमें फ़ायदा दे सकती है। क्योंकि ये बात कही जाती है कि बगैर अमल के इल्म का कोई फ़ायदा नहीं। नॉलेज
विदाउट एक्शन हैज़ नो इम्पोर्टेंस। तो आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए कि वो हमारी लाइफ में किस तरह से हमें फ़ायदा दे रही है, कहाँ इस्तेमाल हो रही है। तो नेक्स्ट हम काम की बात की तरफ आती हैं, डाइसेक्राइड की तरफ। या हाइड्रोलाइज हो सकते हैं 2 मोनोसेक्राइड में, डाई मीन 2 सेक्राइड मतलब 2 शुगर यूनिट में, और ये ज़्यादातर नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। अब जब ग्रुप्स आपस में ही मिल जाएंगे, ठीक है, 2 ग्रुप्स आपस में मिल गए तो उन्होंने क्या किसी और चीज़ को रिड्यूस करना है या इलेक्ट्रॉन देने हैं, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पर सुक्रोज है, चीनी है, ये ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज से बनी हुई होती है। हीट करेंगे, पानी की मौजूदगी में टूटेगी तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा। अच्छा, ऊपर देखिए कि अच्छा ये चेयर स्ट्रक्चर हम ग्लूकोज का ड्रा किया, फ्रक्टोज का क्यों नहीं किया? फ्रक्टोज क्योंकि नेचर में जो है हाफ चेयर की शक्ल में पाया जाता है और वो बनाना बड़ा ही कोई मुश्किल है, कम्प्लेक्स सा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसके हावर स्ट्रक्चर को जो है प्रेफर यहाँ पर करते हैं। और ये जो पहले वाला कार्बन है उसके 1 से जुड़ रहा है, और यानी कि उसमें OH नीचे है तो अल्फा, और दूसरे वाले में OH ऊपर आ रहा है, ठीक है, फ्रक्टोज का जो कार्बन है, और ये फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 है। तो इसकी जो लिंकेज है ये बड़ी MCQs में पूछी जाती है, अल्फा 1 बीटा 2 सुक्रोज, ठीक है। तो ये इसकी मिसाल है। पोली मीन मैनी, तो इन्हें बहुत से मोनोसेक्राइड के यूनिट में आप हाइड्रोलाइज कर सकते हो। अच्छा, अब इसमें से कुछ रिड्यूसिंग होंगे, कुछ नॉन रिड्यूसिंग होंगे। इसी तरह से डाइसेक्राइड का भी जो देखा था ना, उसमें भी सारे नॉन रिड्यूसिंग नहीं है, ना होने के बराबर कुछ कुछ उसमें रिड्यूसिंग होते हैं। तो वो सारा भी आगे हम चलकर देखते हैं। तो जो स्टार्च है इसे यानी कि पॉलीमर है ना, पॉलीमर की शक्ल में एग्जिस्ट करता है, और पॉलीमर बहुत ज़्यादा यूनिट से मिलकर बने होते हैं। तो इसे जब आप पानी की मौजूदगी में तोड़ते हो तो कम से कम 100 ग्लूकोज के यूनिट में इसे तोड़ा जा सकता है। अब जो सेलुलोज है ये भी ग्लूकोज से मिलकर बना है, ग्लाइकोजन भी इसी से, ग्लूकोज से, हर चीज़ ग्लूकोज से मिलकर बनी है, ठीक है। तो इसे भी 100 ग्लूकोज के यूनिट्स जो है उसमें तोड़ा जा सकता है। हम नेक्स्ट देखें कि बहुत सारे ये ग्लूकोज के चेयर स्ट्रक्चर हैं, ये आपस में मिले हुए हैं, और ये एक का कार्बन नंबर 1 और एक का 4, ठीक है। और बीटा किसे कहते हैं? जिसमें OH ग्रुप ऊपर की तरफ आ रहा हो, तो ये बीटा 1,4 लिंकेज है। अब इसकी फर्दर एग्जांपल्स हम देखते हैं। अच्छा, अब आर्थ्रोपोड में, क्रस्टेशियन में जो उनका एक्सोस्केलेटन है, अच्छा अब आप ये मत कहिएगा कि मैंने फंक्शंस नहीं कराए, तो ये फंक्शंस मैं साथ साथ कराती जा रही हूँ। जिस तरह अभी पीछे मैंने आपको डायग्राम इमेजेस दिखाई थी, मतलब खुराक में ये कार्बोहाइड्रेट शामिल है, मैं एनर्जी दे रही हूँ। ये इसका दूसरा यूज़ है कि ये एक्सोस्केलेटन जो है इंसेक्ट का बना रही होती हैं, आर्थ्रोपोड का, क्रस्टेशियन का, जो कि सी में पाई जाती हैं काइटन के जरिए से। ग्लूकोज के साथ सिंपली NHCO CH3 जुड़ेगा और ये काइटन का स्ट्रक्चर होगा। फिर इस तरह से बहुत सारे यूनिट मिलेंगे। और बीटा 1,4 लिंकेज किस तरह से? OH ग्रुप ऊपर तो बीटा, और एक कार्बन का कार्बन नंबर 1, एक का 4, तो 1,4 लिंकेज, ठीक है। अब ये एनिमल्स अपनी एनर्जी को स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन की शक्ल में, ठीक है। ये एक लिहाज से यूज़ है, फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट का। अलग से मैं आपको नहीं कराऊंगी, आपने खुद ही साथ साथ नोट्स बनाते जाना है, और यही तो कॉन्सेप्चुअल स्टडी है। एक जगह पॉइंट्स लिखकर बता दूं वो तो रट्टा होगा, ठीक है। तो एनिमल्स में ये ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर है। ये MCQ में भी बहुत पूछा जाता है कि प्लांट्स में किस शक्ल में स्टोर है, स्टार्च या सेलुलोज, दोनों सही है, और एनिमल्स में ग्लाइकोजन की शक्ल में। अब ये अल्फा 1,4 यानी कि इसमें OH ग्रुप देखिए नीचे की तरफ लगा है, ओ नीचे की तरफ OH का आ रहा है, और एक का कार्बन नंबर 1 है, एक का 4 है। चेयर स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हो, हावर्थ प्रोजेक्शन से भी आप शो कर सकते हो। अगर उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया तो हावर्थ से बना दें, इजी, जिस तरह से ये दिखाया गया। अगर स्पेसिफाई कर दिया है कि मोस्ट स्टेबल बनाए या फिर चेयर स्ट्रक्चर बनाए या फिर कन्फर्मेशन बनाए, फिर आपको जो है चेयर स्ट्रक्चर इस टाइप के बनाने पड़ेंगे। तो ये जो है ग्लाइकोजन, सिंपल ग्लूकोज के यूनिट्स को आपने आपस में जोड़ देने, और ये गलती नहीं करनी कि सिर्फ 2 या 3 बनाकर आ जाएं, 4 कम से कम बनाओ। और आगे फिर लाइन को जिस तरह वो कंटिन्यूस करके छोड़ते नहीं है डैश की तरह, वो आपने छोड़ देना है कि ये पॉलीमर है, इसमें अभी और यूनिट्स भी जो है आएंगे। नेक्स्ट फिर यही जो स्टार्च होता है, इसे बाज़-औक़ात पौधों से अलग कर लेते हैं, फिर इसे ड्राई करेंगे, ग्राउंड यानी कि उसे तोड़ेंगे, पीसेंगे। फिर जो उसमें से वाटर सोल्यूबल होगा वो तकरीबन 20% होता है, वो अमाइलोज होता है, जिसमें ब्रांचिंग नहीं होती, और ये अल्फा 1,4 की लिंकेज में जो है पाया जाता है। और अमाइलोपेक्टिन बाकी 80% होता है, जो पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं होता, और इसमें से ब्रांचिंग निकल रही होती है। और ये बड़ा MCQ पूछा जाता है कि ग्लाइकोजन से कौन मिलता है? ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग है बहुत ज़्यादा, अमाइलोपेक्टिन में भी ब्रांचिंग है, तो वो अमाइलोपेक्टिन मिलता है। और इसके अंदर अल्फा 1,4 भी है जो कि इसे आपस में जोड़ रही है, और ब्रांचिंग की वजह से इसमें अल्फा 1,6 लिंकेज भी जो है आ रही है। सिंपली ग्लूकोज के यूनिट्स को जोड़ के कार्बन नंबर 6 के ऊपर दूसरे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 से ब्रांचिंग शो कर देनी है, और फिर वो जो ब्रांच बनाई है उनकी आपस में अल्फा 1,4, एक का 1 कार्बन, एक का 4। कॉमन सेंस की बात है, आप ड्रा करेंगे आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो इस तरह से ये इनके स्ट्रक्चर बनाने हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास वीट, बैरले, बाजरा, मकाई, गंदम, इसके अंदर माल्टोस पाया जाता है। ये भी बड़ा MCQ में पूछा जाता है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट वीट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। बैरले में है मेज यानी कि बाजरा जो इस सब में पाया जाता है। तो माल्टोस वो होता है, और इसमें अल्फा 1,4 ग्लैक्टोसिडिक लिंकेज है, ठीक है, खास नाम है इसका, नाम है ग्लैक्टोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक भी कह सकते हैं, ग्लैक्टोसिडिक भी कह सकते हैं, ये दोनों टर्म्स यूज होती हैं। अब लैक्टोज जो दूध में पाया जाता है वो जो है बीटा 1,4 यानी कि OH ग्रुप ऊपर की तरफ है,
अब किसी किसी को मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता तो उसके अंदर इसी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला एंजाइम यानी कि लैक्टेज नहीं होता, तो इसलिए उन्हें मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता, उन्हें डायरिया हो जाता है। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर हमने कैसे ड्रा करने हैं। अच्छा, अब दो टर्म्स बड़ी यूज़ होती हैं, हेमी एसिटाल और एसिटाल। अलग से भी मेरी वीडियो इस पर बनी हुई है, लेकिन यहाँ भी मैं बता देती हूँ, वीडियो देखेंगे तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो हेमी एसिटाल जो है, तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मिल जाएगा। तो कार्बन खुद जो OH के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि ये अल्फ़ा जो है लिंकेज है, तो ये हेमी एसिटाल है। लेकिन जब ये किसी और यानी कि इस ग्लूकोज का कार्बन किसी और ग्लूकोज से जुड़ेगा और फिर जब ये उसके साथ जुड़ेगा तो फिर ये एसिटाल बन जाएगा। हेमी एसिटाल का मतलब है कि उसके अंदर एक अल्डिहाइड ग्रुप है। एसिटाल का मतलब है कि उसके अंदर दो जो है अल्डिहाइड के ग्रुप आ गए हैं। इसी तरह से अगर फ्रक्टोज का होगा तो हेमी कीटाल यानी कि एक ग्रुप है कीटो का, और जब दो कीटो के ग्रुप तो वो कीटाल आ जाएगा। अच्छा, अब हेमी एसिटाल हेमी कीटाल ये तो रिएक्शन देंगे, टेस्ट देंगे, रिड्यूसिंग होंगे नेचर में क्योंकि ये सिंगल सिंगल है। लेकिन जब ये कीटाल या एसिटाल बन जाएंगे तो वो नॉन रिड्यूसिंग हो जाएंगे। इस बात को माइंड में रखना है। इस तरह से अब सुक्रोज हमारे पास होता है, जब उसके 2 यूनिट्स बन जाते हैं तो कहाँ उसने टेस्ट देना है, उसके तो जो फंक्शनल ग्रुप जिन्होंने रिएक्ट करना था वो तो आपस में ही जुड़ गए। नेक्स्ट जो है यही साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने का तरीका है। तो यहाँ पे हम हेमी एसिटाल एक लिहाज से बना रहे हैं क्योंकि फिलहाल ग्लूकोज का रिंग आपस में ही जो है उसके जो कॉर्नर्स हैं, फ्री एंड्स हैं, वो जुड़ रहे हैं। अच्छा, ज़्यादातर जो ग्लूकोज पाया जाता है वो रिंग शक्ल में, लीनियर स्ट्रक्चर में बहुत कम जो है एग्जिस्ट करता है। तो इसका कार्बन नंबर 1 है, ठीक है, और वो फिर जुड़ेगा इसके कार्बन नंबर 5 के साथ, और ये हमारे पास हेमी एसिटाल जो है बन गया है। और ये ग्रुप्स आपने इस तरह से लगाने हैं कि जो ग्रुप जो लेफ्ट साइड पे है, जैसा कि OH है कार्बन नंबर 2 पे, तो वो नीचे आ जाएगा, और जो राइट साइड पर लगा हुआ है लीनियर चेन के अंदर, जैसा कि कार्बन नंबर 2 पे OH लगा है तो वो नीचे आ जाएगा, और जो लेफ्ट साइड पे लगा हुआ है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। फिर देखिए कार्बन नंबर 4 पे OH जो है राइट साइड पर है, तो इसलिए इसे हमने नीचे वाला, तो राइट वाले को नीचे रखना है और जो लेफ्ट वाला है उसे आपने जो है ऊपर रखना है, ठीक है। इसे आपने यूं याद रखना है कि मिसाल के तौर पर जो अच्छे लोग होते हैं, राइट पीपल होते हैं, वो जो है लो वो नीचे की तरफ ही, यानी कि डाउन, यानी कि वो आजिज़ रहते हैं, हम्बर रहते हैं, ख़ुद को जो है लो दिखाते हैं अगलों को। लेकिन जो सही नहीं होते, राइट के अपोजिट यानी कि लेफ़्ट पे होते हैं, वो हमेशा ख़ुद को बड़ा करके जो है शो करते हैं। तो यानी कि जो लेफ़्ट वाले हैं वो ऊपर की तरफ OH आएंगे और जो राइट वाले हैं वो नीचे की तरफ आएंगे। और एक और बात, बीटा अल्फ़ा का आपने याद रखना है कि जो ऊपर की तरफ आ रहा है कार्बन पे OH वो बीटा है, जो नीचे की तरफ आ जाएगा वो अल्फ़ा होगा। और ये अल्फ़ा बीटा क्या है, ये आपस में अभी मैंने आपको बताया था, ये एनोमर्स होती हैं, क्योंकि ये जो एनोमेरिक कार्बोनाइल वाला कार्बन होता है उस पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है, ठीक है। और अगर किसी और कार्बन पे डिफरेंट होगी तो वो क्या होंगे, एपिमर्स होंगे, लेकिन जस्ट एक होना चाहिए। और जब एक से ज़्यादा कार्बन पर रैंडमली चेंज होगी तो डायोस्टीरियोमर, और जब पिनल्टीमेट मैक्सिमम नंबर वाले कार्बन पे चेंज होगी तो वो इनएंशियोमर्स होंगे। नेक्स्ट जो है हमने ये देखना है फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। तो इसमें देखेंगे फ्रक्टोज का दिखाया गया है, तो इसमें हम कार्बन नंबर 5 के साथ कार्बन नंबर 1 को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास फ्रक्टोज का बन गया। नेक्स्ट इसमें भी वही है कि जो राइट वाला है, लेफ्ट वाला ऊपर आ जाता है, जैसे कि कार्बन नंबर 3। तो देखें रिंग में भी जो कार्बन नंबर 3 है उसमें ऊपर OH ऊपर है, और जो लीनियर वाला कार्बन नंबर 3 है उसमें OH जो इनके लेफ्ट साइड पर है, और जो राइट पर होंगे वो लो आएंगे। अच्छा, फिर इनके ना रिंग के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि 5 मेंबर्ड रिंग होगा। अब लाजमी नहीं है कि उसमें सारे के सारे कार्बन हो, ऑक्सीजन भी आ सकता है, ठीक है। तो फ्यूरेन, इसे यूं याद रखें कि F फॉर 5, F फॉर फ्यूरान, ठीक है। तो ये फ्यूरेन, फ्यूरान, कोई भी इसकी प्रोनाउंसिएशन हो सकती है, वो रिंग है। अगर वो आपसे कहें तो आपने इस टाइप का रिंग फ्यूरान टाइप बनाना है। 5 मेंबर्ड कहते हैं, 6 रिंग मेंबर्ड कहते हैं, या फिर स्पेसिफाई नहीं करते तो ज़्यादातर हमारे पास पायरानोस ही जो है पायरेन रिंग ही चलता है, तो ये 6 मेंबर्ड है, ठीक है। तो ज़्यादातर यही चलता है, लेकिन अगर वो स्पेसिफाई करते हैं 5 मेंबर्ड बनाओ या फ्यूरेन या फ्यूरानोस इस तरह से बनाओ तो तब आपने ये वाला बनाना होगा। और अरेंजमेंट वही है कि जो लेफ्ट साइड पे OH लगे हैं उन्हें आप ऊपर लगाते जाओ, राइट वालों को अभी मैंने पीछे तरीका सिखाया है, आपने खुद बाकी ड्रा करना है तभी जो है आपको आएगा, और जो राइट वाले हैं उन्हें नीचे लिख लेना है। नेक्स्ट सबसे अहम चीज़ जो कार्बोहाइड्रेट की हर टेस्ट में बहुत पूछी जाती है, एग्जाम में पूछी जाती है, वो इन्हें डिफ्रेंशिएट करने का तरीका है।
लाजमी नहीं है कि जो टेस्ट बुक में बताए गए हैं वही पूछेंगे। ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये मतलब जनरल है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बुक में नहीं भी है तब भी आपको पता, और एग्जाम में वो पूछते हैं, प्रैक्टिकल में वो पूछते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को बाकी मालिक्यूल से डिफ्रेंशिएट करने का तरीका, वाटर से करने का तरीका, प्रोटीन से करने का तरीका, अलग करने का, किस तरह से पता चलेगा कि ये विटामिन है चीज़, लिपिड है या फिर कार्बोहाइड्रेट है। तो वो है मॉलिश टेस्ट, बड़ा फेमस सा। जब यानी कि मॉलिश रिएजेंट आप इसके अंदर डालोगे, वो अलग से जो है, मैं एक वीडियो टेस्ट की मैंने बनाई भी हुई है और फर्दर भी बना दूंगी मेरे चैनल पे। आप डिस्टिंग्विश आइडेंटिफिकेशन टेस्ट टाइप करोगे, मेरे चैनल का नेम लिखोगे तो वो आपके पास जो है आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मॉलिश का आप रिएजेंट इसके अंदर डालोगे, अगर ये कलरलेस या नेगेटिव शो होता है तो कार्बोहाइड्रेट वो चीज़ नहीं है, वो कुछ और है, प्रोटीन हो की लिपिड, समथिंग एल्स। लेकिन मेन आपका यहाँ पे एनालाइट जो है कार्बोहाइड्रेट का पता करना है। अगर पर्पल या फिर वायलेट कलर का रिंग बन जाता है, ये कलर शो कराया गया, तो ये पॉजिटिव टेस्ट है, यानी कि ये जो चीज़ है जिसका आप एनालिसिस कर रहे हो ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट का बड़ा स्कोप है। ये जो डायबिटीज़ का टेस्ट होता है, शुगर टेस्ट कराते हैं, तो वो भी इन्हीं तरीक़ों से जो है किया जाता है। अब नेक्स्ट है कि कार्बोहाइड्रेट्स को अपने आपस में डिफ्रेंशिएट करना है। बड़ा इसका एमसीक्यू जो है पूछा जाता है कि कौन सा मोनोसेक्राइड है, यानी कि रिड्यूसिंग। वो तकरीबन जो है मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं, तो वो जो है ओसाजोन बनाएंगे, ठीक है। यानी कि ये हाइड्राजीन है, इसके साथ मिलेगा, 2 हाइड्राजीन लग जाएंगे तो ये ओसाजोन आपके पास बन जाएगा। तो ये रिड्यूसिंग है नेचर में, यानी कि ये रिड्यूस कर सकता है, ये एक मोनोसेक्राइड है। उस वक्त यानी कि अब कंपाउंड आपके पास उस पर फार्मूला तो नहीं बना हुआ ना, वो तो सिंपल एक पाउडर शक्ल में या लिक्विड फॉर्म में पड़ा होगा। टेस्ट करेंगे, अगर ओसाजोन बन गया है तो आप कहोगे कि हाँ ये मोनोसेक्राइड है, ये रिड्यूसिंग वाला है। अगर नहीं बना तो आप कहोगे नहीं बना, तो मतलब ये डाइसेक्राइड है, ये पॉलीसेक्राइड है। और नेक्स्ट इसका जो है हमने और टेस्ट है, फेलिंग का टेस्ट है, टोलन का टेस्ट है। ये भी इसी चीज़ का है कि अगर आपके पास वो मिरर बन जाता है टोलन के रिएजेंट से, ठीक है, तो वो आपके पास रिड्यूसिंग इन नेचर होगा। और अगर फेलिंग का टेस्ट हमारे पास, ये टोलन टेस्ट है जिसमें मिरर बनेगा टोलन के रिएजेंट से, जब वो रिएक्ट करेगा, जिसमें सिल्वर ज़्यादातर होता है, और जब वो कॉपर के साथ यानी कि कॉपर को इलेक्ट्रॉन देगा, उसे रिड्यूस कर देगा, तो वो हमारे पास फेलिंग का टेस्ट देगा, तो हम कहेंगे कि हाँ भाई ये रिड्यूसिंग है, ये मोनोसेक्राइड था। और नेक्स्ट हमारे पास जो टेस्ट है ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, ये यानी कि रिड्यूस कर देगा ब्रोमीन को खुद, यानी कि इलेक्ट्रॉन उसे देगा, डीमेनो से डीमेनोनिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्रोमीन वाटर टेस्ट है। और नेक्स्ट हमारे पास जो टेस्ट आता है वो नाइट्रिक एसिड का टेस्ट है। जब ये इसके साथ यानी कि ये जो CHO है इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ये COOH ग्रुप में जो है चला जाएगा। इसकी अपनी ऑक्सीडेशन हुई, लेकिन इसने रिड्यूस किया किस चीज़ को, नाइट्रिक एसिड को, HNO3 को, तो डीमेनो से डीमेनारिक एसिड बन गया। तो ये टेस्ट भी डिफ्रेंशिएट करेगा कि हाँ भाई ये वाला चीज़ जो है ये रिड्यूसिंग थी, ये मोनोसेक्राइड थी। तो ये सारा हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में देखा। अब नेक्स्ट ये कि कार्बोहाइड्रेट्स आपको कहाँ कहाँ दिखेंगे। पहाड़ों के ऊपर जो ग्रीनरी होती है, सब्ज़ा होता है, जहाँ जहाँ ग्रीन चीज़ें दिखें। ग्रीन का मतलब ही क्या है कि उसमें फोटोसिंथेसिस हुई है, उसके अंदर पिगमेंट्स मौजूद हैं, उसके अंदर क्लोरोफिल का पिगमेंट है, और क्लोरोफिल का पिगमेंट है यानी कि उसने फोटोसिंथेसिस की, उसने जो है अपने अंदर क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया, ठीक है। तो यानी कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, जितनी माउंटेन्स पे ग्रीनरी होती है ये सारी कार्बोहाइड्रेट्स का ही बेसिकली कमाल है। ये ग्रीन कलर के कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं, ये सेलुलोज ही हैं जो कि फैले हुए हैं, कहीं पे ब्राउनी टेक्सचर दे रही हैं उसकी दरख्त की छाल की शक्ल में, कहीं पे ग्रीन टेक्सचर जो है पत्तों को दे रहे हैं। अब पानी होता है, पानी की सतह पर जो अलजी होती है, अलजी बेसिकली वो भी बेसिकली सेलुलोज ही है, प्लांट की तरह का प्रोटिस्ट है ना, तो वो भी बेसिकली सेलुलोज ही हमारे पास होता है। तो ये जो अलजी पानी की सतह पर फैली हुई होती है पॉन्ड्स में और हर जगह, तो ये भी हमारे पास जो है कार्बोहाइड्रेट होते हैं। बहुत सी रिसर्चेज इन पर की जा चुकी हैं और मज़ीद रिसर्चेज भी जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह पर जो है जारी हैं। ये देखेंगे हमारे पास प्योर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ब्रेड होती है, कॉर्न होता है, पोटैटो होता है, बनाना, हनी। और एक और बात मैं आपको इसके हवाले से बताऊं, ये जो फ्रक्टोज की टर्म हम कहते हैं ना, फ्रक्टोज से ये निकला है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है फूलों से जो चीज़ मिठास आई। और जो फूलों से मिठास आती है वो आपको पता है, वो जो शहद की मक्खी होती है वो जगह जगह फूलों पर जाती है, उनका कड़वा रस चूस कर जो है उसे मीठे रस में बदलती है, जिसे हम हनी कहते हैं। तो हनी फ्रक्टोज की प्योर फॉर्म है। और मज़ीद ये कि अच्छा फिर एक और चीज़ है कि वो कह रही हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं फोटोसिंथेसिस से तो सही है, वो लेयर हमारे पास लीफ की, छाल की, वो सब मतलब कि बन जाएगा। क्या ये आर्टिफिशियल लाइट की मौजूदगी में भी होता है? तो एक और बात मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, हाँ होता है। आर्टिफिशियल लाइट बस वेवलेंथ देने की ज़रूरत है कि आप अगर वो एक ख़ास वेवलेंथ दे देते हो ना, कि चाहे अगर आप वो आर्टिफिशियल वे से भी देते हो, तो वो अगर मैच कर गई तो आपके पास वो सेलुलोज बन जाएगा, वो कार्बोहाइड्रेट आपके पास जो है बन जाएगी।
तो आपको दरख्तों की छाल नज़र आ रही है, वो भी कार्बोहाइड्रेट है, पत्ते नज़र आ रहे हैं, वो भी कार्बोहाइड्रेट हैं। अच्छा, अब ना कुछ लोग कहते हैं कि यानी कि चलो पत्ते तो ग्रीन है, मतलब क्लोरोफिल, तो फिर ये ब्राउन कैसे होता है? मतलब तने की जो शक्ल होती है, उसके जो कलर होता है वो ब्राउन, तो वो डेड सेल्स बेसिकली होती हैं। अब अक्सर औकात किसी को चोट लगे ना और वो स्किन थोड़ी सी उतर आए, तो वो अंदर वाली स्किन आप देखेंगे कि वो वाइट वाइट होगी, क्योंकि वो जो सेल्स हैं वो अभी डेड नहीं हुए। जब वो डेड हो जाती हैं तो वो हमारी ऊपर वाली स्किन की लेयर बन जाती है, जो कि मोस्टली लोगों की, ये जो एशियन पीपल हैं, इंडिया के, पाकिस्तान के, जो कि ब्राउन है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, मेलानिन है। इसी तरह होता है कि पहले वो जो तना होता है उसके अंदर वो जो सेलुलोज होती है वो ग्रीन कलर में होती है, फिर जैसे जैसे पिगमेंट लॉस होता जाता है तो वो ब्राउन होती जाती है। अच्छा, एक और अहम बात मैंने आपको बतानी है कि ये जो आप प्लास्टिक के बैग यूज़ करते हो और ये जो कप वगैरह बायोडिग्रेडेबल आप यूज़ करते हो, कहा तो इन्हें बायोडिग्रेडेबल कहा, यानी कि जो डिग्रेड हो जाएंगे, जो कि टूट जाएंगे, जानदारों से बैक्टीरिया इस पे हमला करेगा, फंजाई, लेकिन ये असल में डिकम्पोज नहीं होते। तो इसका जो अब सोल्यूशन साइंटिस्ट वगैरह ने सोचा है ना, वो ये है कि वो उसका जो इलाज है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। कैसे? वो कह रहे हैं कि आप बर्तन जो है आप कार्बोहाइड्रेट्स के बनाओ, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिस तरह ये होती है ना दरख्त, इस पे ऊपर कुछ वैक्सीज होती है, गोंद सी होती है, वो बेसिकली यही होती हैं, कार्बोहाइड्रेट से निकले हुए होते हैं। या फिर बाकी जो शुगर तो चलो महंगी होती है इंसानों के लिए, आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जब मिल्स में, फैक्ट्रीज में शुगर बन रही होती है तो साथ उसकी जो रेजिड्यू बच जाता है। गन्ने से बनती है, शुगर केन से, बीट से, चुकंदर से चीनी बनती है, तो चीनी के अलावा जो फिर मवाद बच जाता है, ठीक है, जो लो क्वालिटी शुगर दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं होती है, तो वो कह रही हैं कि उसमें से आप मिठास निकाल के आप उसके बर्तन बनाओ। तो उससे ये होगा कि अब अगर कोई इसे यूज़ करके फेंक भी देता है ना, तो प्लास्टिक तो डिकम्पोज नहीं होता, बस नाम का बायोडिग्रेडेबल है, असल में वो नहीं होता। लेकिन ये चीज़ें फिर जब ज़मीन पे गिरेंगी तो उल्टा ये ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में इजाफा करेंगी, ये ज़मीन को कार्बन देंगी, हाइड्रोजन देंगी, ऑक्सीजन देंगी, नाइट्रोजन देंगी। जब इतनी सारी चीज़ें देंगी तो हमारी जो अर्थ है वो ग्रीन होगी, उस पर ग्रीनरी आएगी। उतना ज़्यादा जब ग्रीनरी आएगी तो उतना ज़्यादा वो CO2 को माहौल से ले लेगा, बदले में फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन माहौल को देगा। हम अच्छी फ़िज़ा में जो है सांस लेंगे, लोगों की सेहत अच्छी होगी। जो कार्बन है वो कंट्रोल में आएगा। आपको कार्बन को कंट्रोल करने वाली एक्स्ट्रा डिवाइसेस जो कि फर्दर पोल्यूशन क्रिएट करती हैं किसी और शक्ल में, वो नहीं लगानी पड़ेंगी। तो वो कह रही हैं कि आप कार्बोहाइड्रेट्स के बर्तन मुस्तकबिल में, शुगर के बर्तन, खिलौने इस्तेमाल करो कि उन्हें अगर फिर कोई ज़मीन पर फेंकेगा तो वो बजाय पोल्यूशन के डिकम्पोज फ़ौरन से होके ज़मीन की ज़ख़ीज़े में इजाफा करेंगे। और फिर तजर्बा करके देखा गया कि ये जो बर्तन मिसाल के तौर पर होते हैं ना, ये यानी कि कुछ मिनट्स के बाद पानी में खुद ब खुद ही डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है, सिर्फ मिनट्स के बाद। अब जो इतने यानी कि दिनों तक क्या से क्या हो जाए, प्लास्टिक डिकम्पोज ही नहीं होता, ये मिनट्स के अंदर ही डिज़ोल्व हो जाएंगे और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में इजाफा करेंगे। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये वीडियो? सब कुछ मैंने समझा दिया है। इसके हवाले से जो रिसेंट रिसर्चेज हैं वो भी बता दी है कि कहीं से भी एग्जामिनर कुछ भी उठाता है तो आपको हर हवाले से जो है आना चाहिए। फंक्शंस, इम्पोर्टेंस, टेस्ट, क्लासिफिकेशन, मतलब अच्छा अब ये है ना कि अलग से हेडिंग्स फंक्शन इंपॉर्टेंस की नहीं है, लेकिन जो जो बताया वही तो उसका फंक्शन है, वही तो उसकी इंपॉर्टेंस है कि खुराक की शक्ल में एनर्जी दे रहा है, आर्थ्रोपोड पे काइटन की शक्ल में मौजूद है, वही तो इसका यूज़ है, ठीक है। तो सब कुछ ही मैंने आपको बता दिया। कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करना है, उसकी सारी की सारी एग्जाम्पल जो मैंने एग्जाम्पल बताई हैं उससे कम ही हर जगह आपको, हर वीडियो में, हर लेक्चर में, हर बुक में मिलेगा। ये बहुत सारी बुक्स का काम्बो है, ये बहुत सारी, यानी कि कोई वीडियो आपको इस तरह की मिल ही नहीं सकती। तो बहुत ज़्यादा मेहनत से जो है मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मैं आपको फोर्स नहीं करी कि आप सब्सक्राइब करो, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी आप खुद ब खुद सब्सक्राइब करोगे। मतलब आपको खुद को पता है कि जब आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको मजीद फिर कोई भी इस तरह का लेक्चर ढूंढने के लिए और टॉपिक्स का स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। तो आपको इसी प्लेटफॉर्म से सब मिल जाएगा। और बाकी शेयर लाजमी करें, ये गुड डीड है और इसका मैं कहूँगी कि चलो सवाब हम तो अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि यानी कि इसका बहुत ज़्यादा जो है रिवार्ड है जो इसके बाद आफ्टर वर्ल्ड है उसमें, ठीक है। तो इसे आप शेयर भी लाजमी करें, वीडियो को लाइक भी करें और अपनी जो है कार्बोहाइड्रेट के हवाले से अपनी जो आपकी ओपिनियन है वो आप मुझसे शेयर करें कि मैंने जो है एक रिसर्च पेपर को पब्लिश करना है, तो मुझे बहुत सारे लोगों की राय चाहिए उसके हवाले से। तो जिसकी राय मुझे सबसे अच्छी लगेगी वो लाजमी जो है मैं पब्लिश करूँगी। तो
अच्छा, ये घोड़ा मैंने आपको दिखाना था कि इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, कोई पूछे किस शक्ल में है तो वो ग्लाइकोजन की शक्ल में इस घोड़े के अंदर स्टोर है, क्योंकि ये एनिमल है। अच्छा, परिंदों में किस शक्ल में स्टोर होता है, इंसेक्ट में किस शक्ल में स्टोर होता है? ठीक है, चले मैं बता ही देती हूँ। जो इंसेक्ट में जो उनके ऊपर वाली कवरिंग है काइटन की बनी हुई है, और जो परिंदों के पर है उसके ऊपर यानी कि कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि उसे वाटर रिपेलेंट बनाता है, यानी कि जो कि उन्हें पानी, फिर बारिश हो रही है उसमें परिंदे उड़ रहे होते हैं, उनके पर भारी नहीं होते, तो वो पानी से को रिपेल करने वाला उनके परों को बनाता है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे रिसर्च के हवाले से। और दूसरा, आई हैव टू हेल्प पुअर चिल्ड्रन, यानी कि गरीब बच्चों की जो है मैंने हेल्प करनी है और आपने भी करनी है। तो वो किस तरह से होगी? वो इस तरह से होगी कि अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, बाकी बहुत सारे लोगों पे हर जगह शेयर करेंगे, तो उससे क्या होगा कि मुझे जो है फिर ज़्यादा इनकम जो है इस वीडियो की मिलेगी, और जब ज़्यादा मिलेगी तो ज़ाहिर है फिर वो मैं विदड्रॉ करके जो है जो पुअर पीपल है हमारे लोगों के, हमारे इर्द गिर्द के लोगों के, यानी कि जो बच्चे हैं इदारे में पढ़ रहे हैं, तो उनकी मैं हेल्प करूंगी, उनके स्टेशनरी का सामान लेने में, उनकी फ़ीस वगैरह पे करने में। देखिए, हेल्प मैं भी तो कर रही हूँ ना, मतलब इतना टाइम मैंने भी तो निकाला, वीडियो बनाई, नहीं तो मैं और बहुत से, यानी कि मनी अर्निंग के लिए यूट्यूब इज़ नॉट अ गुड प्लेस, और एजुकेशनल चैनल तो बिल्कुल भी यानी कि एक अच्छी जगह नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मनी अर्निंग के लिए हैं, तो ये मैंने लोगों की हेल्प के लिए किया है, तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं? तो आप लोग भी जो है मेरी हेल्प करो। तो आपने इनडायरेक्टली मेरी हेल्प करनी है, ठीक है, मेरे चैनल को सपोर्ट करके, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, और फिर यानी कि जो जो आपके ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पे और हर जगह, आप इसे लाजमी शेयर करो, ठीक है। और फिर मैं इनडायरेक्टली जब मुझे पे होगा तो फिर मैं आगे चिल्ड्रन की जो है हेल्प करूँगी। अल्लाह हाफिज़। तो बग़ैर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए जाने से पहले जो है आखिरी बात, इन चिल्ड्रन को एक बार आप